नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर। बुलेटिन की शुरुआत कर देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुवार को बल्लभगढ़ में 3 परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ में नवनिर्मित लघु सचिवालय का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ पुलिस कमिश्नर डीसी विक्रम सिंह सहित अन्य अधिकारी मुख्य रूप से यहां मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल फरीदाबाद के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में बल्लभगढ़ विधानसभा को बड़ी सौगात भी देंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है। अगर बड़ी सौगात की बात करें तो बल्लभगढ़ में लघु सचिवालय की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं श्रीमती सुषमा स्वराज महिला कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ में राजा नाहर सिंह की बल्लू की नगरी बल्लभगढ़ को कहा जाता है, तो उनकी रानी की छतरी का जीर्णोद्धार करने के बाद उसका भी लोकार्पण करने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कल ही फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता भी करेंगे, जहां लोगों की शिकायतों की सुनवाई होनी है। तो कह सकते हैं कि कल फरीदाबाद के लिए मुख्यमंत्री अहम दिन के तौर पर पहुंच रहे हैं और एक तरफ जहां बड़ी सौगातें देंगे तो वहीं लोगों की समस्याओं का भी निपटारा करेंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। झज्जर के रीगल गांव में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने नेशनल हेडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। राजीव गांधी स्टेडियम में 4 मार्च तक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सांसद कार्तिकेय शर्मा का प्रबंधन कमेटी ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राजीव गांधी खेल काउंसिल को निजी कोष से 10 लाख अनुदान देने की घोषणा की है। जिला झज्जर के गांव रीगल में 34वीं फेडरेशन कप का आयोजन किया गया है, जिसमें 4 दिन तक नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं होंगी। और इसमें आज खेलों की शुरुआत करने के लिए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे और उन्होंने विधिवत रूप से खिलाड़ियों से परिचय कर खेल की शुरुआत करवाई। और आने वाले आगामी 4 दिनों में ये खेल संपन्न होंगे। 4 मार्च को खेलों का समापन किया जाएगा, जिसमें पूरे देश से आई टीमें अपना दमखम दिखाएंगी और जो खिलाड़ी अच्छे होंगे वो फाइनल राउंड तक पहुंचेंगे और अपना दमखम दिखाते हुए विजय की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजन। ऑफ इंडिया और हरियाणा को बधाई देता हूं कि उन्होंने डिगल के अंदर इस टूर्नामेंट को रखा, जहां गांव को भी नेशनल लेवल टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिला है। इस गांव से 70 से ज़्यादा खिलाड़ी हैंडबॉल के अलग अलग सर्विसेज में लगे हैं। मेरा ये मानना है कि ये टूर्नामेंट और प्रेरणा देगा ग्रामीण खिलाड़ियों को भी हैंडबॉल के प्रति जुड़ने के लिए, और ये फायदा भी करेगा हमारे युवाओं को इस गेम के बारे में और सीखने का। देखिए, मैं एक सांसद के तौर पर तो नहीं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। मैं दिग्विजय एक छोटे भाई बहुत प्यार से न्योता दिया और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके हौसला अफजाई के लिए, आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा स्पोर्ट्स से और अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स से, कुश्ती से, बॉक्सिंग से बहुत गहरा सरोकार रहा है। मुझे काम करने का मौका मिला है और विशेष तौर पर नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स जो रहे हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला है, चाहे वो लीग के माध्यम से रहा हो, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग माध्यमों से रहा हो। तो मैं इन सभी स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ और मैं इसका महत्व समझता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी और सराहनीय चीज़ है कि आज झज्जर में इसका 34वीं चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। मैं स्टेट के एसोसिएशन को भी और नेशनल एसोसिएशन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ एक सफल आयोजन के लिए। पूर्व सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद में मीडिया के साथ बातचीत में सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरपंचों के प्रदर्शन पर हुड्डा ने कहा कि वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, ऐसे में सरकार को उन पर भरोसा रखना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि आज सरपंच अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है। वहीं बीजेपी सरकार को लेकर हुड्डा ने कहा कि उन्होंने घाटा बढ़ाने का काम किया है। हुड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का नारा देकर सत्ता में आई थी और सत्ता मिलते ही सरकार खुद ठेकेदार बन गई। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि 2014 में जब उन्होंने सरकार छोड़ी थी तब प्रदेश में लगभग 68,000 करोड़ का घाटा था। आज से 4 लाख
करोड़ का घाटा हो गया है। कांग्रेस के शासन में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और रोजगार के मामले में नंबर 1 पर था, जबकि अब इन दोनों में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। ऐसा है, लाठी और गोली से सरकारें नहीं चला करती। सरकारें मतलब आपस में बातचीत से निपटारे से चली जाती है, हर चीज़ का निपटारा किया जाता है। ये हमारे यहाँ भी कभी ऐसा आपने सुना, 10 साल हम भी रहे हैं। अब हर महीने कभी कहीं लाठी चार्ज हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं हो रहा है। देखिए 2 साल पहले तो सरपंच इलेक्शन नहीं कराए, अब कराए तो इलेक्टेड बॉडी है, वो लोगों की चुने हुए हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा जो कर वो लोग अविश्वास की तरफ उनकी तरफ पता नहीं वो क्या कर देंगे। हमारे समय में तो 20 लाख तक की थी, अब क्या हो गया। अब बिजली इसमें SDO भर्ती करे थे, मेरे ख्याल में 95% बात की हमारे। इसी प्रकार से जो है अब CND में भी यहाँ बेरोजगारी, जब तो हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 है। कांग्रेस से पहले नहीं किया गया, पहले नहीं, जब बेरोजगारी में हम मतलब कंपेयर टू अदर स्टेट्स हमारे रोजगार के साधन ज़्यादा थे। अब तो बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। ये प्रदेश जो है 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। आप देख रहे हैं, आप कानून व्यवस्था जैसा प्रतीत होता सरकार ही नहीं है जैसे। नूह के गांव सिंगार से इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में शुरू हुई परिवर्तन पदयात्रा हथीन विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गई है। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी को गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए गठबंधन सरकार पर हरियाणा के भाईचारे को खत्म करने का आरोप लगाया है। इनेलो पार्टी की परिवर्तन पद यात्रा नूह जिले से शुरू होकर यह यात्रा आज पलवल जिले के हथीन विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। यह यात्रा गांव मिंडकोला मंडरा का जनाचौली घर्रौट होते हुए हथीन पहुंची। इस यात्रा की अगुवाई कर रहे इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश की भाजपा जसपा गठबंधन सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि जो भिवानी के अंदर जो कांड हुआ है, यह सरकार की सोची समझी साजिश है और यह सरकार हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खत्म करना चाहती है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस गठबंधन सरकार के अंदर 3 साल के अंदर प्रदेश के अंदर 24 बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसमें रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, शराब घोटाला, लेकिन किसी में भी किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कोरोना काल को भी लेते हुए कहा कि इसमें 4.5 लाख करोड़ की दवाइयां खरीदी गई और आज तक उन दवाइयों का कोई भी हिसाब किताब कहीं पर भी नहीं है। इस सरकार में सिवा घोटाले के आज तक कोई भी सामने जनता के लिए इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी यह परिवर्तन पद यात्रा जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं प्रदेश के अंदर, हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और जो सरकार की कमियां हैं उनको जनता के सामने रखेगी। और उन्होंने कहा कि यह उनकी परिवर्तन पद यात्रा हरियाणा में एक नया कायम हासिल करेगी और आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनावों में उनकी यह यात्रा एक नया रूप लेकर उभरेगी। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। पिछले 3 वर्ष से इस प्रदेश और देश के अंदर भाजपा की जो सरकार है, जसपा की जो भाजपा के साथ सरकार है, लोगों से बड़े वायदे करके सत्ता में आए हुए लोग हैं और वायदे पूरे करने की बजाय ऐसी योजनाएं बढ़ाई है जिससे लोगों का आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ और जाति रूप से भी नुकसान किया। अब तो भाजपा जो है वो इस बात पे उतर गई कि हरियाणा के भाईचारे को खत्म कर दिया जाए। भिवानी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ठाकुर बीर सिंह पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी में उनकी आस्था है। इस दौरान बेरोजगारी के सवाल पर राव इंद्रजीत ने कहा कि कोरोना के चलते बेरोजगारी बढ़ी है, पूरी दुनिया पर कोरोना का असर भी हुआ और प्रधानमंत्री देश को समृद्ध बना रहे हैं। भिवानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भिवानी स्थित ठाकुर बीर सिंह पार्क का निरीक्षण किया और उनके फोटो के समक्ष पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर
कोरोना काल को जिम्मेदार ठहराया। वहीं उनकी बीजेपी में घुटन की चर्चाओं को सिरे से नकारते हुए उन्होंने कहा कि उनकी रुचि भाजपा में है और मोदी में आस्था है। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। खबर में आगे बढ़ रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की पेरोल अवधि एक दिन बाद पूरी होने वाली। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 40 दिन की पेरोल 2 मार्च को खत्म हो जाएगी। डेरा प्रमुख राम रहीम की कल देर शाम को पैरोल समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि डेरा प्रमुख 72 घंटों के अंदर अंदर रोहतक की सुनारिया जेल में सरेंडर करेंगे। आपको बता दें कि 21 जनवरी को राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी और पैरोल के दौरान राम रहीम यूपी के बागपत आश्रम में रुके थे। इस दौरान राम रहीम ने कई सत्संगों में ऑनलाइन सत्संग के जरिए श्रद्धालुओं को संबोधित किया और श्रद्धालुओं को नशे और दूसरी बुराइयों से दूर रहने के लिए निर्देश भी दिए। इस मौके पर राम रहीम ने कई गाने लॉन्च भी किए और कई गानों का कंपोज भी किया। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। यमुनानगर में नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग तैयार की जा रही है। इन बिल्डिंगों के आगे और पीछे पर्याप्त जगह नहीं छोड़ी जा रही। मॉडल टाउन जैसे पॉश और रिहायशी इलाकों में तैयार की जा रही इस कमर्शियल बिल्डिंग में बड़ा रेस्टोरेंट बनाए जाने का प्रस्ताव है। मॉडल टाउन जैसे पॉश एरिया में जो रिहायशी एरिया है वहाँ पर भी लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी है और वो भी बिना नक्शा पास के। हालांकि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ नक्शा पास करवाया जाता है, नक्शा तो कुछ पास करवाया जाता है लेकिन बिल्डिंग कहीं कुछ और बढ़ाकर दिखा दी जाती है। ऐसे मामला जो है मॉडल टाउन का है, जहाँ पर डीटीपी मौके पर पहुँचे हैं और उन्होंने जैसे पैमाइश करी है तो उनका यही कहना है कि 2.5 मंजिल तो पास की गई है लेकिन असल में जो है 4 मंजिल पास की गई। हालांकि लोगों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत के चलते ऐसा संभव हो रहा है। अब देखना ये होगा कि अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते। हालांकि अधिकारी का यही कहना है कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे तो इसको डेमोलिश करने की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। अगली खबर हिसार के हांसी से है, जहां 7वीं क्लास के छात्र हाई हैवानियत को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि गांव की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चपरासी पर ही बच्चे से हैवानियत करने का आरोप लग रहा है। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल की गिरफ्तारी को लेकर धरना शुरू कर दिया। हांसी उपमंडल के एक गांव के सरकारी स्कूल में बीती 7 तारीख को एक नाबालिग के साथ स्कूल के पीएन द्वारा दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया गया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने आज हांसी के उपमंडल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल को भी अरेस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ने बच्ची पर कुछ भी ना बोलने पे वह पुलिस को किसी भी प्रकार की जानकारी ना देने का दबाव बनाया। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी पीएन तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अभी तक इतना वक्त बीत जाने के बाद भी स्कूल की प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी की एवज में आज उन्होंने हांसी उपमंडल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए मैं अनुराग सिंह। रेवाड़ी में मानवता को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया। एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसके साथ जमकर मारपीट भी की। बेटी की मां को सब कुछ बताने के बाद भी मां ने भी बेटी का साथ नहीं दिया और साथ देने के बजाय अपने पति को ही बचाने की कोशिश की। रेवाड़ी में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। एक बेटी ने अपने पिता के खिलाफ दुष्कर्म करने की शिकायत महिला थाना पुलिस में दी है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक छात्रा करीब 18 वर्षीय छात्रा रेवाड़ी में ही पढ़ती है और आरोप लगा कि 3 वर्ष से उसका पिता उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसने अपनी आप बीती माँ को भी बताई, लेकिन माँ ने भी कोई कार्रवाई करने की बजाय पिता का साथ दिया। मंगलवार को
लड़की ने महिला थाना पुलिस में शिकायत दी। इसके बाद जब पुलिस एक्टिव हुई और कहीं ना कहीं जो आरोपी पिता था उसको गिरफ्तार किया गया। बता दें कि गिरफ्तारी से पहले लड़की के एग्ज़ाम दिलवाए गए, उसके बाद उसका मेडिकल करा गया और उसके बाद पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर जिस तरह से एक बेटी ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, कहीं ना कहीं रिश्तों को तार तार करने वाला, आखिर लोग विश्वास करें तो किस पर करें। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर किस तरह से एक पिता पुलिस में शिकायत देने के नाम पर भी बेटी को जान से मारने की धमकी और पैर काटने की धमकी दे रहा था। अब पूरी जांच के मामले के बाद खुलासा हो सकेगा आखिर पूरा मसला क्या है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा। रोहतक की सैनिक कॉलोनी में 2 युवकों पर तेजधार हथियार से हमला किया गया। इस हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। रोहतक के इसार चौक पर बिहार जा रहे 2 युवक व उसके दोस्त पर 4 युवकों ने चाकुओं से हमला कर दिया। हालात ये रहे कि एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 4 युवक ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मृतक के दोस्त ने बताया कि वो अपने 2 दोस्तों को बिहार के लिए स्टेशन पर छोड़ने के लिए जा रहा था। तभी वहां घूम रहे 4 युवक आए और उनका मोबाइल और नकदी छीनने लगे। इसका विरोध किया तो आरोपियों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान एक युवक जो बिहार का रहने वाला था उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सभी 4 आरोपियों की पहचान हो गई है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कोसी। पुराना क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों से रिश्वत लेने एक मामले में कांस्टेबल और 2 एसपीओ को गिरफ्तार किया गया। हेड कांस्टेबल राजेश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करके जेल में भेज दिया गया है। वहीं अशल पुलिस अफसर राम बाबू और महेंद्र को भी काबू कर लिया गया है। नुहू मेवात जिला की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने पुराना क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों से रिश्वत लेने के मामले में एक कांस्टेबल को और 2 एसपीओ को गिरफ्तार किया है, जिसमें सोमवार को हेड कांस्टेबल राजेश को पहले गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं मंगलवार को देर शाम एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर राम बाबू और महेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। इसी बारे में बुधवार को उक्त दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने से पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नुहू के इंस्पेक्टर जयपाल ने बताया कि यह मामला बीते 28 नवंबर 2022 का है, जिसके उक्त हेड कांस्टेबल व दोनों एसपीओ संलिप्त पाए जा गए हैं और 28 नवंबर 2022 को उनकी टीम ने इस मामले को पुराना खंड के नीमखेड़ा गांव के पूरे सरपंच सागिर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चरखी दादरी पुलिस द्वारा महानिदेशक एसपी दीपक गहलावत के निर्देश अनुसार पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चला रखा है। इस दौरान पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ एक आरोपी को और इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। जिला चरखी दादरी पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर आरोपियों और नशीले पदार्थ को पकड़ा जा रहा है। 2 माह के दौरान पुलिस ने 3,40,000 का नशीला पदार्थ, 31 आरोपी और एक इनामी अपराधी को पकड़ा है, जिसके साथ साथ उन्होंने अवैध हथियार रखने वालों पर भी शिकंजा कस दिया है। अगर हम पुलिस की बात माने तो उन्होंने 2 माह के दौरान 11 हथियार पकड़े हैं और 11 ही आरोपियों को दबोच लिया है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि पुलिस लगातार अभियान चला रही है अपराध पे अंकुश लगाने के लिए, नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, और ये अभियान लगातार चलता रहेगा जब तक जिले में पूर्णतः नशा व अपराधी रहेंगे, तब तक अभियान चलता रहेगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। रसोई गैस महंगी होने के विरोध में सोनीपत में पार्षद और दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दुकानदारों ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ने से लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। सरकार ने रसोई गैस पर 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, और जो सही नहीं है। दुकानदारों ने कहा कि सरकार रसोई गैस के दाम कम करे। मार्च महीने के पहले दिन ही 50 रुपये घरेलू गैस के सिलेंडर पर बढ़ोतरी की गई है और गैस बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी के जनजीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पर जहां
1062 रुपये में सोनीपत में गैस का सिलेंडर लोगों को उपलब्ध होता था। अब वही गैस का सिलेंडर 1112 रुपये में उपलब्ध होगा। निश्चित तौर पर 50 रुपये की बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर काफ़ी भारी पड़ेगी। जहां ग्रामीण स्तर पर आज भी काफ़ी ऐसे परिवार हैं जो घरेलू गैस का सिलेंडर भरवाने के लिए काफ़ी जुगत में लगे रहते हैं। महीने में गैस का सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं और तब जाकर बड़ी मुश्किल से गैस का सिलेंडर भरवाते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस महंगाई के दौर में जहां गैस के सिलेंडर की रेट में कमी होने की उम्मीद कर रहे थे, ऐसे में 50 रुपये की बढ़ोतरी उनके लिए भारी पड़ेगी और ऐसे में गरीब आदमी पर यह काफ़ी बोझ पड़ेगा। निश्चित तौर पर 50 रुपये की गैस की बढ़ोतरी आम आदमी पर काफ़ी प्रभाव डालेगी और वहीं काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि गैस के सिलेंडर में 50 रुपये की बढ़ोतरी के अलावा इसमें कमी की जानी चाहिए। इसको लेकर सोनीपत में अब प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार। अंबाला की जनता जहां एक तरफ बेसहारा सड़कों पर घूम रहे गोवंश की वजह से परेशान है, वहीं स्ट्रीट डॉग्स ने भी लोगों की नाक में दम कर दिया है। सड़कों पर घूम रहे स्ट्रीट डॉग्स की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा। हालांकि प्रशासन इस ओर खास ध्यान नहीं दे रही है। अंबाला में बेसहारा गोवंश जहां बड़ा मुद्दा बने हैं, वहीं अब स्ट्रीट डॉग्स भी चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। अंबाला के लोगों का कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स की वजह से वो रात को घर से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें डर रहता है कि कहीं वे स्ट्रीट डॉग्स की बाइट का शिकार न हो जाएं। पिछले दिनों अंबाला में स्ट्रीट डॉग्स की बाइट के मामले बड़े भी हैं, लेकिन बावजूद इस सब के नगर निगम के अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया। इस मामले को लेकर जब नगर निगम अधिकारियों से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि जिस कंपनी को नगर निगम के द्वारा ठेका दिया गया था डॉग्स को पकड़ने का, उनके पेमेंट को लेकर कोई इशू चल रहा है। वो पेमेंट क्लियर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उस कंपनी ने काम बंद कर दिया है। जब कंपनी की पेमेंट क्लियर होगी उसके बाद ही डॉग्स की नसबंदी दोबारा से शुरू हो पाएगी। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। खबरों में आगे बढ़ रहे कैथल के गांव बालारदाना में जुनैद नासिर हत्याकांड मामले में आरोपी कालू के घर पुलिस रेड के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में कई गांव के ग्रामीणों के साथ ही कई हिंदू संगठन के नेताओं ने भी शिरकत करके एक कमेटी का गठन किया। इस दौरान इस कमेटी ने महापंचायत में 4 बड़े फैसले लिए। कमेटी की ओर से नासिर जुनैद हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करने के साथ ही राजस्थान पुलिस के गौरक्षक दल के सदस्य ने घर सीधा नहीं जाने का फैसला लिया है। कमेटी की ओर से कहा गया कि राजस्थान पुलिस को कोई पूछताछ करनी है तो उनके सामने ही करनी होगी। वहीं श्रीकांत की पत्नी से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है। आज जो महापंचायत में फैसला लिया गया वो आपके सामने है। अभी सरपंच साहब ने सुनाया सभी को। तो जो श्रीकांत के बेटे की डेथ हुई है उसको 50 लाख रुपया और परिवार के एक बच्चे को नौकरी चाहिए। तो दूसरा जो राजस्थान की पुलिस यहाँ तंग परेशान कर रही है उसको रोका जाए। तो अगर कसाई के मरने पर सरकारें उनको पैसा दे सकती हैं, 20-20 लाख रुपया दे सकती हैं और नौकरियों की डिमांड कर रहे हैं, ये तो गो भक्त हैं, जान बचाने वाले हैं। वो कसाई जान लेने वाले हैं जिन्होंने लाखों गायों का कत्ल किया है। वो अपनी मौत बेमौत मारे गए हैं, भगवान ने उनको सजा दी है, जिसका जिम्मा गोरक्षकों के ऊपर मढ़ा जा रहा है। पर हम घबराने वाले नहीं हैं। अंत तक ज़मीन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, जो असदुद्दीन अवैसी यहाँ करके गो तस्करों का सहयोग कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं, और हमारे यहाँ के विधायक गो भक्तों का पक्ष नहीं ले रहे हैं, तो मैं नहीं, इस पूरे हरियाणा की जनता 87 विधायकों को अच्छी तरह देख भी रही है और समझ भी रही है। तो तमाम बड़ी खबरों के साथ 22 जुलाई 22 खबर में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।